हर बार सीजन में एग्लोनिमा वीडियो तो डालना ही पड़ता है। हालांकि बहुत सारे बहुत अच्छे एग्लोनिमा वीडियोस हैं और जिनको मैं टाइम टू टाइम डालती रही हूँ। पूरी एग्लोनिमा प्लेलिस्ट आपको एंड में मिलेगी, जहाँ जाकर के आप मेरे एग्लोनिमा वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक इंसाइट मिलेगा एग्लोनिमा की बेहतर केयर करने में। क्योंकि हमारे यहाँ खास करके जो लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, बदलते मौसम में भी एग्लोनिमा के प्लांट अगर सही केयर की जाए तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिकली एक हार्डी प्लांट है। पर क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्शन हो जाता है, लगता है कि इसमें पानी ज्यादा डालना चाहिए, ये थोड़ा हाई ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है तो सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे दिमाग में जो कि हमारे एग्लोनिमा को खराब कर देती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, तो आपके अंदर एग्लोनिमा को लेकर के एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जिससे कि आप आगे से शानदार एग्लोनिमा ग्रो कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई इंडोर प्लांट है तो वो है एग्लोनिमा, और ये सबको पसंद है। पूरे देश में हर जगह लोग एग्लोनिमा लगाना पसंद करते हैं, और उसका कारण ये है कि इतना खूबसूरत ये प्लांट होता है। दूसरा, इनके जो हाइब्रिड्स आ रहे हैं, जो नई वैरायटीज आती हैं, वो इतनी ज्यादा कलरफुल होती हैं कि देख करके इनको दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे में जब आप नर्सरी जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो एग्लोनिमा नए खरीद लेते हैं। और हालांकि ये एक महंगा प्लांट होता है। पुरानी जो वैरायटीज हैं या ग्रीन वैरायटीज हैं वो तो कम कीमत में भी मिल जाती हैं, 100 से 150 रुपए तक भी मिल जाएंगी। पर जो कलरफुल एग्लोनिमा होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव तो होते ही होते हैं। और कोई नया हाइब्रिड आता है, कोई नई वैरायटीज आपके यहाँ आती हैं, तो उसकी कीमत और ज्यादा होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं नीता दिनेश। पीछे की टेबल पूरी की पूरी एग्लोनिमा से भर गई है। एग्लोनिमा की मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, कुछ बड़ी वैरायटीज हैं, कुछ छोटी वैरायटीज हैं। आज का जो दिन था वो जो मेरे पास डेलिकेट कलरफुल वैरायटीज हैं उनकी रिपोर्टिंग करने का और उनकी ग्रूमिंग करने का। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे कौन कौन से एग्लोनिमा रिपोर्ट करने लायक हैं, कौन से एग्लोनिमा को ग्रूमिंग की जरूरत है, कौन से एग्लोनिमा को रेस्क्यू की जरूरत है। और ये करते करते मैं आपको कुछ ऐसे कारगर टिप दूंगी जिनको कि इस्तेमाल करके आप अपने यहाँ बेस्ट ऑफ द एग्लोनिमा उगा सकते हैं। इवन मौसम बदलने पर भी इनके ऊपर बदलते हुए मौसम का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है फर्दर नए अच्छे कंटेंट्स लाने का। और यही तो वो रिवॉर्ड है जो आप मुझे देखो। एग्लोनिमा के संग सबसे पहली जो आपको सावधानी रखनी है कि आपको हमेशा इसके लिए परफेक्ट मिट्टी बनानी है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको परफेक्ट एग्लोनिमा सॉइल बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के वीडियो में हम एक रफ आइडिया लेंगे कि मिट्टी का टेक्सचर कैसा होना चाहिए। क्लोजली आप ऑब्जर्व करो, देखो मिट्टी कितनी ज्यादा लूज है ना, ऐसी ही मिट्टी चाहिए एग्लोनिमा को। और यहाँ पर मैं अपने इस हाइब्रिड एग्लोनिमा प्लांट को रिपोर्ट करूंगी। पिछली साल से ये प्लांट मेरे पास है, पर तब मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने इसको खरीदा था बारिश के बाद। ये जो छोटे पॉट्स होते हैं एग्लोनिमा के, 1 साल तक एग्लोनिमा इनमें बहुत अच्छे चल जाते हैं। बस आपको सर्दियों में इनकी प्रॉपर केयर करनी होती है। और अब जब देखो निकाल रही हूँ तो बुरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। इसको एक बड़े पॉट में रिपोर्ट करूंगी और सेरेमिक के पॉट में रिपोर्ट करूंगी। नीचे थोड़ी अच्छी नई सॉयल पहले डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो लगी हुई सॉयल है ना, इसको पूरी तरह से रिमूव नहीं करूंगी मैं। नीचे से जड़ तो लूज हो ही रही, प्लांट को रिपोर्ट करके। और सारी मिट्टी देखो साइड की मैंने नहीं हटाई है, बस ऊपर से भी नई मिट्टी रिफिल कर दी है, और इतना एग्लोनिमा के लिए पर्याप्त है। एग्लोनिमा को बहुत ज्यादा सॉयल की जरूरत नहीं है। सॉयल जो है वो लाइट वेट होनी चाहिए, एयरेटेड होनी चाहिए। इसीलिए हम इसमें थोड़े बहुत कंकड़ या ग्रिट्स यूज करते हैं, ताकि सॉयल पोरस तो हो ही, साथ ही साथ एयरेशन भी उसमें प्रॉपर। और जब कोकोपीट यूज करते हैं तो वो मॉइस्चर रिटेन करने लगती है। मॉइस्चर रिटेंशन के लिए हम एग्लोनिमा में राइस हस्क डाल सकते हैं, मॉस ग्रास डाल सकते हैं। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जिनको मॉस इजीली अवेलेबल है, वो मॉस ग्रास यूज कर सकते हैं, वो उनके लिए एक चीपर ऑप्शन होगा। पर नॉर्मली जहां पर आपको खरीदना पड़ता है मॉस ग्रास, तो वो थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है बनिस्बत की कोकोपीट के मुकाबले, और कोकोपीट इजीली अवेलेबल होता है। पिछली बार जब मैंने सॉयल बताई थी तो उसमें मॉस यूज की थी, पर इस बार कोकोपीट को यूज करके ही सॉयल बनाना बता रही हूँ।
देखो, जब हम नर्सरी से नए एग्लोनिमा के प्लांट इस समय खरीद रहे होंगे, ये मौसम अच्छा है रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी हाई है और प्लांट को बहुत ज़्यादा सन स्ट्रेस भी नहीं है और सर्दी का भी असर नहीं है। तो ये परफेक्ट टाइम है, इस समय आप अपने नए खरीदे हुए एग्लोनिमा को भी रिपोर्ट कर सकते हैं आराम से। और रिपोर्टिंग में हमेशा ये तो ध्यान रखना ही है, चाहे पुराना प्लांट हो, नया प्लांट हो, रूट को बेयर नहीं करना है कभी भी। नीचे की मिट्टी आप हटा सकते हैं थोड़ी-सी, और फिर तरीका वही रखना है, नीचे अच्छी सॉइल प्लांटर में डालिए, बीच में इसको डालिए और फिर ऊपर से फ्रेश नई सॉइल को भर दीजिए। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है या आपने बहुत छोटा प्लांट खरीदा है, जिसके लिए ये पॉट सफिशिएंट है, तो आप ये कर सकते हैं कि ऊपर की 6 इंच की मिट्टी निकाल दीजिए और उसमें आप अपनी नई सॉइल को भर दीजिए। बातें करते-करते मैंने देखो कितने सारे अपने पुराने और नए दोनों एग्लोनिमा प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया है और वाटरिंग नहीं की थी रिपोर्ट करने के बाद, क्योंकि बारिश होने लगी थी। और देखो किस तरह से इनको बारिश में रख दिया है। 2 दिन तक इनको बारिश में रहने दूंगी, उसके बाद इनको इनके स्पॉट पे ले जा करके रख दूंगी। पर ये जो रेन वाटर है ये इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब हम एग्लोनिमा को रिपोर्ट करेंगे ना, ध्यान रखना है कि ऊपर का लगभग 1-1.5 इंच का हिस्सा आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि सर्दियों में आपको इसके ऊपर मल्चिंग करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो इसलिए इतना स्पेस रहेगा तो आप इसको आसानी से टॉप मल्च कर सकते हैं। मल्चिंग आप राइस हस्क से कर सकते हैं, आप मॉस ग्रास से कर सकते हैं, कोकोपीट से भी कर सकते हैं, कोको कॉयर से भी कर सकते हैं। ग्रास की क्लिपिंग, जो आपकी लॉन की घास कटती है उसकी जो क्लिपिंग्स होती है उससे भी कर सकते हैं, सो दैट कि अंदर मॉइस्चर रिटेन रहे, ऊपर की लेयर गर्म बनी रहे, उसमें सर्दी का असर ना हो, तो आपके प्लांट ज्यादा बेहतर चलते हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और टाइम टू टाइम जब मैं अपने वीडियोस में ये बात बताती हूँ उसमें आए हुए कमेंट से भी ये पता चलता है कि लोगों को इस तरीके से एग्लोनिमा को सर्दियों में मेंटेन करने में फायदा तो होता है जरूर। और दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं इनमें वाटरिंग की। देखो, एग्लोनिमा के बारे में हम एक बात ये जानते हैं कि एग्लोनिमा ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं तो इनको ह्यूमिड वातावरण बहुत रास आता है। पर इसके साथ ही एक चीज और समझ लेनी होगी कि जब हम एग्लोनिमा को बहुत ज्यादा पानी डालते हैं या बहुत ज्यादा बारिश में रख देते हैं तो वो अक्सर खराब भी होने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि बारिश का पानी कलेक्ट करके डाल दीजिए। अगर आपने कवर्ड बैल्कनी में रखा है और अगर आपने ओपन में रखा है, जब ज्यादा बारिश होने लगे तो कुछ ना कुछ जतन करके इनके पॉट में पानी लॉग होने से बचाइए, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है वो इनको खराब कर सकती है, इनकी पत्तियों को मशी कर सकती है, इनके स्टेम्स को मशी कर सकती है और अल्टीमेटली रूट रॉट हो जाएगा और आपका एग्लोनिमा खराब हो जाएगा। तो इसलिए 1-2 दिन की बारिश तो इनके लिए अच्छी है, पर लगातार होती बारिश में जो पॉट में वाटर लॉगिंग होती है वो इनके लिए बुरी है। अगर इनकी पत्तियों पे बारिश का पानी पड़ रहा है तो वेल एंड गुड, पर आसपास बारिश के दिनों में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि वो हवा में जो ह्यूमिडिटी है उसी से ये बहुत अच्छे ग्रो होने लगते हैं, बहुत बढ़िया बढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो मौसम है ये इनके लिए परफेक्ट तो है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि लगातार 6-7 दिन 8 दिन तक जो बारिश होती है उससे इनको बचाना होगा। एक बात जो बहुत अच्छे से समझ लेने की है कि एग्लोनिमा के जो प्लांट होते हैं ना, वो बैड केयर से भी नहीं मर रहे हैं, वो हमेशा ओवर वाटरिंग से मर रहे हैं ज्यादातर, या फिर विंटर में स्ट्रेस्ड होकर के मर जाते हैं। एक तो एग्लोनिमा को हमेशा विंटर में फ्रॉस्ट से तो बचाना ही होगा, यानी कि टॉप कवर एरिया में तो रखना ही होगा, क्योंकि फ्रॉस्ट इनके लिए बहुत खराब होता है और जो कोल्ड ड्राफ्ट्स होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, वो भी इनके लिए खराब होती हैं। पर सबसे ज्यादा जो एग्लोनिमा मरते हैं वो मरते हैं ओवर वाटरिंग से। और हमको लगता है कि नहीं, इनको तो ज्यादा पानी चाहिए क्योंकि ये तो हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट है, तो हम इनमें ज्यादा पानी डालने लगते हैं। तो मिट्टी मॉइस्चर को रिटेन करके रखने वाली होती है, यानी कि उसमें कोकोपीट, राइस हस्क, मॉस ग्रास, ऐसी कुछ चीजें हम मिलाते हैं जो नमी को अपने अंदर इकट्ठा करके रखें। ऐसे में जब हम पानी ज्यादा डालने लगते हैं तो अंदर वाटर लॉगिंग होने लगती है, ऊपर से प्लांट की मिट्टी सूखती है तो हमें लगता है पानी की जरूरत है, पर नीचे पॉट में मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो जाती है। और खास करके क्योंकि इन प्लांट्स को हम ज्यादातर लगाते हैं प्लास्टिक या सेरेमिक के पॉट्स में, तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उनमें पोर्स तो होते नहीं है। तो इसलिए प्लास्टिक में, सेरेमिक के प्लांटर्स जो नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है। इसका जो अच्छा तरीका है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि ऊपर की मिट्टी काफी सूखी दिख रही है, पर हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखना होगा कि नीचे पानी होगा, तो इसलिए हर बार डीप वाटरिंग मत करिए। उसका अच्छा तरीका ये है कि एक बार खूब अच्छे से डीप वाटरिंग कर दीजिए, फिर ऊपर की कम से कम 2-3 इंच मिट्टी सूखने का इंतजार कीजिए और फिर अगला जो वाटरिंग है वो शैलो कीजिए।
फिर उसके बाद अगली जो वाटरिंग है वो डीप करिए। इस तरह से साइक्लिकल वे में पानी डालने से आपके एग्लोनिमा ज़्यादा बेहतर रहते हैं। पर गर्मियों में अगर आप अपने एग्लोनिमा की पत्तियों पे रेगुलर मिस्टिंग करते रहते हैं और सर्दियों में भी दिन में 10-11 बजे के करीब, 12 बजे के करीब आप अपने एग्लोनिमा की पत्तियों में ओकेजनल मिस्टिंग करते रहते हैं, तो एग्लोनिमा के प्लांट काफ़ी हेल्दी बने रहते हैं, क्योंकि इससे इनकी पत्तियों में शाइनिंग भी होती है और ठंडी और गर्म हवाओं की वजह से इनकी जो चमक उड़ जाती है, पत्तियां डल हो जाती हैं, वो भी नहीं होती हैं। आप इनकी पत्तियों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए फोलियर स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सही समय है एग्लोनिमा को फर्टिलाइज करने का। और एग्लोनिमा को फर्टिलाइज करने के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, और इसको नोट करके रख लेना और हमेशा आप इसी को डालिए। चाहे तो आप इस कॉम्बिनेशन को बना करके किसी बॉक्स में, कंटेनर में रख सकते हैं। जब आपकी मर्जी हो तो उसमें से एक एक 2-2 चम्मच आप 8-10 दिन पे, 15 दिन पे बरसात के मौसम में डाल सकते हैं। और ये फर्टिलाइजर एग्लोनिमा के लिए कंप्लीट फर्टिलाइजर है, जो ना सिर्फ एग्लोनिमा की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, उसकी पत्तियों में शाइन लाएगा, क्योंकि यही सही समय है एग्लोनिमा में मैक्सिमम ग्रोथ लेने का। और इस फर्टिलाइजर का फायदा ये होगा कि अगर आपने अच्छी सॉइल बनाई है और ये फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो आप इस तरह की नीचे से हो रही ग्रोथ देखेंगे, जो एग्लोनिमा में कई बार नहीं होती है, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग हो जाते हैं सही न्यूट्रिएंट्स के अभाव में और सही वेदर कंडीशंस के अभाव में। और ये जो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन है, इसमें देखिए एक प्लांटर के लिए मैं माप बता रही हूँ, आधा कप के करीब वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। आप होममेड कंपोस्ट भी ले सकते हैं, आप डिकम्पोज गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट। आप सीवीड फर्टिलाइजर या ग्रैन्युलर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। और क्योंकि एग्लोनिमा ऐसा प्लांट है जिसको कॉपर सल्फेट की मात्रा थोड़ी सी ज़रूरी होती है, थोड़ा सा एनपीके 19-19-19 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पर ध्यान रखिए, स्कूप का मेजरमेंट देख लीजिए कि लगभग 1 से 1.5 ग्राम के करीब ही मिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो आपके प्लांट के जलने के चांसेस होते हैं। वैसे भी प्रिकॉशन के तौर पे मैं इसीलिए तमाम इन फर्टिलाइज़र को वर्मी कंपोस्ट के संग मिला करके यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ उन प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डाल करके आपको दिखा रही हूँ जिनको मैंने रिपोर्ट नहीं करना था, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इनको केरला से मंगाया था। आपके संग वीडियो भी शेयर किया था कि मैंने कहाँ से मंगाया है। और अब ये प्लांट अच्छे से जड़ जमा चुके हैं। उस समय तो मैंने इनमें सिर्फ मिट्टी में कंपोस्ट मिला करके लगाया था, पर अब ये फर्टिलाइज़र ऐड कर रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र बहुत गर्मियों में, बहुत सर्दियों में नहीं इस्तेमाल करना है। आप अभी और स्प्रिंग में और ऑटम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्लोनिमा के लिए 2 जो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो अच्छी मिट्टी, दूसरा पानी पर कंट्रोल। ये 2 काम अगर आप कर लेंगे तो आपकी आधी से अधिक समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है लोकेशन की बारी आती है। एग्लोनिमा बहुत लो सनलाइट में बहुत लंबे समय तक अच्छे नहीं चलेंगे, इसलिए आप इनको मॉडरेट सनलाइट एरिया में रखिए, पर गर्मियों में मई जून की धूप से इनको बचाइए। इसके अलावा सर्दियों में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप इनको ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर इनको फुल सनलाइट मिले, पर टॉप कवर हो, यानी कि पाले का और ओस का इनके ऊपर असर ना हो, तो ये बहुत ही सुरक्षित रहेंगे। और इसके अलावा बरसात के दिनों में 2-3 दिनों की बरसात तो इनके लिए अच्छी है, पर लगातार हो रही हफ्ते दर हफ्ते वाली बारिश इनके पॉट की मिट्टी को जो सूखने ना दे, वो इनके लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए अगर आपने इन्हें ओपन एरिया में रखा हो तो बारिश में 2-3 दिनों के बाद आप इनको पानी से बचाने के लिए किसी ऐसे एरिया में रख दें जहाँ पर इनको बरसात के पानी से बचत रहे और इनकी जो मिट्टी है वो सूख जाए। पर सबसे ज़्यादा ये ख़राब होते हैं सर्दियों में फ्रॉस्ट की वजह से, तो इनको फ्रॉस्ट से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एग्लोनिमा की विंटर केयर पर मेरा डिटेल वीडियो है, जिसको देख करके आप इनकी विंटर्स में केयर कर सकते हैं। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम एग्लोनिमा के प्लांट लाते हैं तो पक्का ऐसा होता है उनके संग कुछ खूबसूरत पॉट्स भी खरीद के लाते हैं। देखो, एग्लोनिमा के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर हैं प्लास्टिक के और सिरेमिक के पॉट। पर हाँ, इनमें पानी का आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगर वाटर रिटेंशन होने लगता है तो प्लांट रॉट हो जाता है, क्योंकि इनमें पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपके न सिर्फ प्लांट खूबसूरत दिखेंगे, बल्कि वो सुंदर प्लांटर्स में लग के और भी खूबसूरत लगेंगे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरा एक एग्लोनिमा का प्लांट बुरी तरह से ख़राब हो गया था, और उसका कारण ये है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था और ये पूरी तरह से नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा था। तो आज मैं इसको रेस्क्यू करने के लिए पहले तो इसकी आधी मिट्टी निकालूंगी, फिर इसमें अपने बनाए हुए सॉइल कॉम्बिनेशन को भरूंगी, फिर ऊपर से फर्टिलाइज़र ऐड करूंगी,
खराब हो रही पत्तियों को, स्टेम्स को काट-छाँट के हटा दूँगी और होपफुली जल्दी ही आपको दिखाऊँगी इसका एक अपडेट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गार्डनिंग एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना और आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले वीडियो में है आपके लिए एक बढ़िया ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल और इसके साथ ही बढ़िया सॉइल इंडोर प्लांट्स के लिए। एक अच्छा सॉइल मिक्स बताऊंगी जो आप अपने ऑलमोस्ट सारे इंडोर ट्रॉपिकल प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइट वेट है, ये इसमें बढ़िया एयरेशन है, इसमें सारी के सारी न्यूट्रिएंट्स हैं। एक बेहतरीन सॉइल कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके डेलिकेट इंडोर प्लांट्स जो कि ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और आप उसको अपने फिलोडेंड्रॉन्स में, एग्लोनिमा में, कैलेथिया में, पीस लिली में और तमाम तरह के ट्रॉपिकल अरॉइड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।